मुझे ये टॉन्ट मिला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने गया उसमें भी फेल हो गया, शादी में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया. Hi guys, my name is Urmila Putra Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. और मैं आ रहा हूँ आप सब लोगों से मिलने द रौनक पॉडकास्ट में रौनक जी के साथ. तो कीप वॉचिंग. तो अगर मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु प्रणाम नहीं दूँ. तो अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर. जी, आप दो बार और बोल सकते हैं. ठीक है, चलेगा. आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैनिज्म माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं सुना. सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है हम लोग. धोनी से मिले हैं आप कभी? जी मैं मिला. कैसा था एक्सपीरियंस? और माही भाई और उनकी टीम ने मुझे कितने पैसे दिए हैं वो मेरे को आपको बताने में प्रॉब्लम नहीं है. थला फॉर रीजन. नाम नहीं लूंगा कि किसके पूर्वजों की कहानी है, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी हैं और नामी है. कौन से शहर में रहती है फैमिली? नहीं बताऊंगा. कैमरा बंद करो. ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो कैलाश पर्वत में मानी जाती है, जो एक हिडन सिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सारे विलुप्त प्राणी वहाँ रखे जा रहे हैं. करेक्ट. अगले कल्प के लिए जी. तो ये भी माना जाता है कि सप्तऋषि जो अभी के हैं वो भी वहीं रहते हैं और 7 चिरंजीवी भी वहीं रहते हैं. नागा साधु होता था, वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था. तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं. ये में आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनको ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि आने वाला समय शास्त्रों के बलबूते जीत हार का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है. तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है. ये अश्वत्थामा से जुड़ी अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी. देखिए, काला जादू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ. और काला जादू, लेकिन जिस तरीके से बोला जाता है ना, इस पे हो गया उस पे हो गया, इतना आसान भी नहीं है काला जादू. नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने समय तक जली उस समय, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश का या हिंदुओं का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का आज तक का किया हुआ सबसे बड़ा नुकसान है. सो राइटिंग के करियर में पैसा है? जी. तो अभी हम सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की कहानी पे बात कर रहे थे, तो उस समय उनमें थोड़ी तलखी रही होगी शायद, लेकिन आज की डेट में सरस्वती जी और लक्ष्मी जी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. जब उंगली देखें तो सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग. तो ये जो शेप बना है डमरू का, है ना. अब आप जब इस पे जल्दी जल्दी पेन चलाते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो साइड से एजेस हट के राउंड हो गया. तो ये बन गया इन्फिनिटी का सिंबल. भगवान के सारे मंदिरों में आप गर्भगृह का दरवाजा इतना छोटा सिर्फ इसलिए होता है रौनक भाई, कि आप जो भी हों झुक के घुसे. कि मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए. तो दिल तो अभी उसी के पास है, आ जाए. क्या बात है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और द रौनक पॉडकास्ट में आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं वो एक उम्र तक ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फेल हुए. मतलब आदमी 10वीं 12वीं में जाकर कभी कभी फेल होता है, ये 6ठी क्लास में ही फेल हो गए. फिर 22 साल की उम्र में जब इनकी लव मैरिज हुई तो वो मैरिज भी फेल हो गई. फिर जिंदगी से बेजार होकर इन्होंने अपनी जान देने की कोशिश करी, मगर उसमें भी फेल हो गए. मगर इन सारे फेलियर के बाद जैसे तैसे उन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया, और फिर ऐसा खड़ा किया कि कंट्री के बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने से लेकर सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले पब्लिक स्पीकर बनकर अब आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले कि मेरे इंट्रो ये जो मैं दे रहा हूं ये इनके किसी नॉवेल से भी बड़ा हो जाए, प्लीज वेलकम सुपरस्टार लेखक अक्षत गुप्ता. थैंक यू सो मच रौनक भाई. नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और मैं हर बार होते हैं. ये होता है मोटापे का असर. ये हेल्दी बॉडी, खाते पीते घर का आदमी, ऐसे थोड़ी मोटा. नहीं, हम जात से हलवाई हैं, 3 पीढ़ियों से होटल इंडस्ट्री के, खाते पीते तो होना पड़ेगा. हमारा पेट तो बाकी लोगों के टेबल में खाना भेज के टेस्ट करते करते ही हो जाता है. तो ऐसा बोलते हैं हलवाई खुद की मिठाई नहीं खाता, सही में है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं. हलवाई अपनी मिठाई खुरचन खाता है. आखिरी में जब आपको सब हलवा और सब बांट दिया जाता है तो खुरच के हमारा डिनर हो जाता है. बहुत ही बढ़िया. सो वेलकम TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट में आपका बहुत एक बार मैं स्वागत करता हूँ. जैसा कि मैंने बताया फेलियर, जी,
छठी क्लास में फेल होने वाला बच्चा ये कब सोचता है या लाइफ के किस पड़ाव पर सोचता है कि अब उसका इंटरेस्ट ये है, और फिर बाद में वो एक ऐसा पब्लिक स्पीकर बनता है, एक ऐसा ऑथर बनता है जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं? ये ट्रांजिशन कब आया, ये बदलाव कब आया, ये आपको कब रियलाइज हुआ कि ये करना है? 2014 का साल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब तक सबसे बुरा रहा है, क्योंकि अब मैं तैयार हो गया हूँ कि उतना बुरा, उससे बुरा किसी और रंग में फिर से आ सकता है, क्योंकि जीवन है ना। तो आप सबसे बड़ी मुगालत जो हो जाती है लोगों को, वो ये हो जाती है कि अब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, अब मेरा ये शहर है, अब मेरा घर हो गया है, अब मेरा सामाजिक ताना बाना सही हो गया है, अब हमेशा ये ऐसा ही रहेगा। हमेशा शब्द कुछ नहीं होता है, There's nothing which you can call permanent. So everything is temporary. तो जितनी जल्दी जो समझ जाए कि चीज़ें टेम्प्रेरी है, हम जब 10th क्लास पढ़े होंगे तब लगता था कि बस 10th के मार्क्स बेस्ट आ जाए, लेकिन बाद में समझ में आया कि 10th परमानेंट नहीं है, 12th है। 12th है। फिर 12th के बाद समझ में आया नहीं, पीजी और डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका जीवन कहाँ जाएगा। और अब समझ में आता है कि उनमें से कोई भी काम का नहीं था, सब टेम्प्रेरी था। तो मुझे 2014 में थैंक्स टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टॉन्टेड मी वेरी बैडली इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या होता है, हमारी एक टीचर थी, स्कूल टीचर थी, उनकी बिटिया छोटी सी थी और हम उनके घर पढ़ने जाते थे इंदौर में, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास थे, 12th एग्ज़ाम्स की बात है। तो उनकी बिटिया वो क्रच पे चलती थी और उस समय इंदौर में लाइट बहुत जाती थी। दिग्विजय सिंह साहब का समय था पॉलिटिकली तो उस समय लाइट बहुत जाती थी, तो वो पूरे घर में लोगों के कैंडल लगा रहता था कि लाइट गई सब तरफ जलाओ। अब वो छोटी सी बच्ची ना बार बार जा रही थी वो कैंडल को टच करने, जलते हुए कैंडल को, और मैम हम लोगों को पढ़ा रही है, उनका ध्यान बार बार उन पे जा रहा है, बिटिया पे जा रहा है, नहीं करो, नो बच्चा, ऐसे करके। तो ये भी डिस्टर्ब, वो भी डिस्टर्ब। तो जब 5-7 बार ऐसा हो गया तो वो उठी, बोले आ जाओ बेटा, आ जाओ। पास लाई, उसकी उंगली आगे की और एक कैंडल पे टच करवा दी, जला दिया कुछ सेकंड, 1-1.5 सेकंड कि जस्ट कि उसको हीट क्या होता है और वो खतरा है वो समझ जाए। थोड़ी देर वो रोई और हम सब जितने स्टूडेंट रहे, कितनी निर्दयी माँ है ये, कैसे कर सकती है। बहुत समय बाद समझ में आया कि अगर वो नहीं करती तो शायद वो कैंडल अपने पे गिरा लेती, ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो कई बार ना आपको प्यार प्यार से चीज़ें समझ में नहीं आती, कभी कभी आपको थपेड़े चाहिए होते हैं जीवन में, और तब अचानक से आपको लगता है कि अच्छा ये जो मैं आँख बंद करके देख रहा था वो सपना चल रहा था, असल जीवन तो ये है। तो जब सुसाइड अटेम्प्ट, हम बोल सकते हैं ना, प्लीज बिंदास। तो जब 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट किए, उसके बाद बहुत सारे केसेस लाद दिए गए थे हमारे ऊपर। तो मेरे मॉम डैड और मैं थाने के बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि हमको बुलवाया गया था कि ये सामने वाला पक्ष तो बोल चुका है, आपको क्या बोलना है बोलो, हमको रिपोर्ट बनानी। तो वहाँ हम 3 लोग बैठे थे मेरे यहाँ पे, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लाया गया था, तो वो सब चीज़ें लगी हुई थी, पट्टी वट्टी। और तो ये इल्ज़ाम सुसाइड अटेम्प्ट की वजह से बुलाया गया था या किसी इल्ज़ाम पे आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया था? नहीं, इल्ज़ाम, ओके ठीक है, अब और थोड़ा पीछे प्लीज़। तो जब हम लोगों का सेपरेशन हुआ, वो कुछ समझदार लोग होते हैं जो सेपरेशन तरीके से करते हैं। सारे दंपत्ति, सारे कपल्स इतने समझदार नहीं होते हैं। कई बार दोनों बेवकूफ़ी करते हैं और कई बार 2 में से कोई एक गलती कर लेता है। तो हुआ क्या कि जब मुझे पता चला कि मेरा सेपरेशन हो रहा है, और वो बहुत ही अब्रप्टली और सडनली हुआ था, देयर आर थिंग्स दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर, देयर आर थिंग्स दैट यू डोंट गेट टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू नो। तो आई वाज नॉट रेडी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं वो ले नहीं पाया। अब इनके दिमाग में था कि भाई XYZ अमाउंट देके हम म्यूचुअल डिवोर्स करेंगे। जब मुझे ये बताया गया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो म्यूचुअल होगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे तो वी विल टेक यू टू द कोर्ट। उस समय समझ में आया कि इमेजिनेशन पावर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि फिर मैंने सारा इमेजिन कर लिया कि मेरे माता पिता के साथ ये हो जाएगा, क्योंकि केस में वो सबका नाम डालने का मूड में थे। तो जब सबका नाम डलेगा तो माता पिता के साथ, एक आम आदमी के साथ और उसके परिवार के साथ क्या होता है ऐसे केस में, तो 4 लोग बदतमीज़ी करेंगे, है ना। उस समय एक ये भी रूल होता था कि पहले तो मिनिमम 30 दिन आप अंदर जाइए, उसके बाद बेल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेरे पिता बहुत फिज़िकली बहुत नाजुक व्यक्ति हैं, मतलब मैंने देखा है कि मैगज़ीन के पन्नों से उनकी उंगली कटते देखा, इतने सॉफ्ट है वो। तो मैं इमेजिन किया कि वो व्यक्ति जेल में रहेगा, और वो जेल में इसलिए रहेगा क्योंकि मैंने अपने लिए कोई जीवन साथी चुना, लव मैरिज थी।
तो अब मेरे पिता, जब मेरा वक्त है कि मैं उनको सारा साजो सामान दूं, आराम दूं, बोलूं जो आपको मन करे करिए, बेटा है संभाल लेगा, उस समय अगर आप एक अच्छे बेटे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस। सेम गोज विद माई मॉम। तो मैं वो ले नहीं पाया। तो जब मैंने ये कोशिश की तब सामने वालों को ये समझ में आया कि अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर आ जाएगा कि इसको हमने प्रेशराइज कर दिया। तो अभी ये ज़िंदगी मौत के बीच में झूल रहा है। मैं 5 दिन अस्पताल में था, जब उसमें से 3.5 दिन के लगभग डॉक्टर्स वर नॉट श्योर कि बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो इनको लगा एक काम करो, इस बीच में इसके ऊपर सारे केसेस ला दो, इसलिए कि अगर ये निपट गया तो हम ये बोल पाएंगे कि हमने तो केस किया था। तो इनका केस जो बाद में केस करता है उसका बेनिफिट गिर जाता है, और अगर ये बच गया तो फिर ये तो जाएंगे ही केस करने। तो इस तरीके जो लॉयर्स और एडवोकेट्स आपको समझाते हैं। तो वहाँ जब हम बैठे हुए थे तो मुझे ये टॉन्ट मिला था कि देखो कितना बड़ा फेलियर है ये आदमी, कि सुसाइड करने गया उसमें भी फेल हो गया, शादी में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, बिजनेस में फेल हो गया, सुसाइड करने गया तो उसमें भी फेल हो गया। तो वो इतनी ज़ोर से वो थप्पड़ पड़ा था। किसने बोला था ये? उन्हीं के साइड के लोग बोले थे, नाम लेना ठीक नहीं रहता। ठीक है, मतलब ठीक है। कुछ लोगों ने माफ़ी मांग ली है इसलिए उनका नाम नहीं लेना है। कुछ लोग अब अच्छे से बात करते, संपर्क में, उनके परिवार के आधे से ज़्यादा लोग मेरे संपर्क में। तो छीटाकशी नहीं, मतलब मेरा अभी भी मेरी मंशा या मेरा इंटेंशन किसी पे किसी की मट्टी पलीत करना नहीं है, पर आपके सवाल के जवाब में जो सच है वो बोलना पड़ेगा। सही बात है। तो वहाँ पे लगा कि यार मरने के पहले अब एक बार जवाब देना पड़ेगा कि इतने भी नाकारा नहीं भाई। तो क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द ठीक तरीके के लोग ना हों, आपकी संगत या आपका जीवन साथी सही नहीं है, तो भी आप नीचे खिंचा जाते। तो वैसा कुछ शायद हो रहा था। तो फिर 2-3 चीज़ें समझ में आई। एक कोटेशन बना जो फेवरेट बना, वो है द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज़ मैसिव सक्सेस, कि जवाब मुंह से मत दो, हाथ से भी मत दो, करेंगे। तो वहाँ से फिर दिमाग में आया कि तो एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेटे से नहीं मिलने देते थे, तो मेरी जो पहली किताब है द हिडन हिंदू, वो मैं उनके लिए लिखना शुरू किया था कि 2-4-6 महीने समझा बुझा के वापस लाऊंगा। तो आई विल टेल हिम कि बेटा जब आप मेरे साथ नहीं थे ना, तो भी आपके एब्सेंस में आपका बेटा है, आपका बेटा 6 साल के आसपास का है जी, बहुत प्यारा सा, भी आपने उनका नाम बताया नीलकंठ। मेरा बेटा जब मेरे पास से गया था तो उसी उम्र का था। तो आप समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या भी थी। 10 साल से ज़्यादा हो गया मैं उससे मिल नहीं पाया हूँ आज भी। अच्छा जी। तो अभी आपने बोला कि परिवार में आधे से ज़्यादा लोग अच्छे संबंध हैं या बातचीत होती है, अप्रिशिएट करते हैं जी। इस बारे में किसी ने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, या बेटा खुद बेटे से बात भी नहीं हुई? नहीं, बेटे से बात नहीं हुई। 10 साल हो गए। और आप मेरी पहली किताब उठाएंगे तो उसके एक्नॉलेजमेंट में उनके लिए लिखा हुआ है। तो मैंने सोचा था 2-4-6 महीने में समझा बुझा के वापस लाऊंगा। तो मैं उनको बोलूँगा, यू एज अ फादर कैन अंडरस्टैंड दिस एंड एवरी अदर फादर कैन, कि जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, आपका टाइम कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता चला जाता है कि ये समकक्ष को समय देना है, ये काम को समय देना है, ये खुद को समय देना है, यू नो। और उसमें एक समय होता है कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी या मेरे बच्चों के साथ का वक्त है। तो मेरा वो वक्त खाली हो गया था, मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके साथ बिताने वाला जो स्लॉट है, जो वक्त है, जो कंपार्टमेंट है, वो मैं उनके एब्सेंस में भी उन्हीं के साथ बिताऊंगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग दिस वन स्टोरी फॉर हिम। 2-4-6 महीने में लाने का सोच के लिखना शुरू किया था, 6 साल तक नहीं ला पाया। तो 6 साल तक लिखता रहा। वो 6 साल की मेहनत द हिडन हिंदू बन के 3 पार्ट्स में निकली और देश ने बहुत प्यार दिया। लेकिन इसमें रौनक भाई आयरनी ये है, पैथस, विडम्बना, कि जैसे एक बच्चे के लिए मैंने एक कहानी लिखी थी ना, उस बच्चे को मैं अभी तक सुना नहीं पाया। वो पढ़ पाए हैं कि नहीं मालूम, उनका चॉइस क्या है नहीं मालूम। आपने जानने की कोशिश की? मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, वो अभी कैसे दिखते हैं, उनके चॉइसेस क्या हैं। अभी उनको गोल्ड मेडल मिला थोड़े समय पहले ओरेटरी स्किल्स के लिए। तो डीएनए तो करेक्ट है पर ठीक है, हर चीज़ का वक्त होता है। आपको लगता है इसका सोल्यूशन आएगा? जी आएगा समय। आर यू ट्राइंग फॉर दिस और नहीं? मैं रौनक भाई, मैं दोनों तरीके से पेशेंट हूँ। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और मेरा पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, होते होते हो गया है। तो देखिए क्या है, कोई कुछ चीज़ों का ना अपना वक्त होता है जी। हर चीज़ को पुश या पुल करके जल्दी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो मैं बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक बहुत अच्छा गाना है, उसके 4 लाइन शुरुआत के हैं कि मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए,
मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। तो दिल तो अभी उसी के पास है, आ जाएगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। और आ जाएगा से आपकी किताब भी आ गई है, नागा जी, वॉरियर्स। जी कंग्रेचुलेशन सबसे पहले Thank तो। you so much, आपने वो किताब मुझे दी है जी। और लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रही है, और उस किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे ज़रूर खरीदें, पढ़ें, और कैसी लगी प्लीज़ अक्षत भाई को भी ज़रूर टैग करके बताएं और हमें भी कमेंट करके बताएं। अगर ऑलरेडी लेकर पढ़ चुके हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। नागाज और अघोरीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि ये कहानी तो फिक्शन है, पर आपने पढ़ा तो होगा उनके बारे में। नागा साधु रौनक भाई, दे आर नॉट इजीली एक्सेसिबल नॉट बिकॉज कि पहाड़ों में रहते तो चढ़ेगा कौन, एक्सेसिबल बिकॉज वो पसंद नहीं करते हैं भीड़ भाड़ या आपके मेरे आम लोगों को। मैं असली नागा साधुओं की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अब बड़ा सारा डाइल्यूजन है जो आपके हमारे हाथ में है नहीं। तो उनका मानना ये रहता है कि तो, और बैकग्राउंड पे चलते हैं कि 7th-8th सेंचुरी में आदिगुरु शंकराचार्य जो थे, पहले आदिगुरु शंकराचार्य, उनको ये बात उस समय समझ में आ गई थी कि आने वाला समय शास्त्रों के बलबूते जीत हार का निर्णय नहीं होगा, शास्त्रों के साथ शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। अब शस्त्र कौन उठाए? उस समय जो लोग शस्त्र उठाते थे वो अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए या दूसरे की कब्जाने के लिए, मतलब किंगडम टू किंगडम फाइट हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उस समय शस्त्र उठाने वाले लोग राजा होते थे, सैनिक होते थे, लेकिन उनमें से कोई धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठा रहा था। तब आदिगुरु शंकराचार्य ने नागा साधु का सृजन किया था, मतलब क्रिएटेड दिस क्लैन कॉल्ड द नागा साधु। और वहाँ से उनका मानना है कि हम शिव की संतान हैं, हम शिव की सेना है, क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य को शिव का एक अवतार भी माना गया। और तब से वो लोग सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो गोकुल जो कृष्ण की नगरी है जी, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर अपनी सेना के साथ वहाँ हमला किया था, ये सोच के कि ज़्यादा मंदिर मतलब ज़्यादा खजाना। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधु का एक जत्था सम्मेलन पे बैठा हुआ है। और अपने चोर वर्ड जानबूझ के इसके डाकू भी बोल सकते थे। डाकू फिर भी थोड़ा सम्मानित हो गया है, क्योंकि फिर डाकू में कहीं कहीं रॉबिनहुड भी हैं। चोर, हाँ, मतलब कई लोग बोलते हैं शासक, मैं अपने आप को उनकी प्रजा नहीं मान सकता, तो मेरे लिए चोर। क्या बात है। तो अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर। जी, आप 2 बार और बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। तो वहाँ पे जो हुआ था, तो वो नागा साधुओं का जो जत्था था, वो जिस तरीके से इन लोग की हवा टाइट किए थे, जो जिस भयंकर तरीके से वो युद्ध हुआ था, उसको बीच में रखते हुए जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग, उस पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, बहुत अच्छा। कम है। तो मुझे जगह मिल गई फिक्शनलाइज करने की, कि जब आप इमेजिन करते हैं कि यार 3,000 लोग 30,000 लोग से कैसे लड़े होंगे, वो भी ऐसे लोग जो ढाल और तलवार लेके नहीं खड़े या युद्ध की तैयारी से नहीं आए, तो सम्मेलन करने आए। तो युद्ध हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा कि जिसमें उन लोगों की हालत ख़राब कर दी गई थी सामने वालों की। तो उसको फिक्शनलाइज करके, मेरा मानना है कि आज की के जेनजीज मार्वल और डीसी देखने वाले लोग हैं, और उन लोगों को आपको कुछ अच्छी चीज़ भी सिखानी है ना, तो थ्रू एंटरटेनमेंट ही सिखाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री का भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट का क्वोशंट कम रहा है। तो मैं जो भी अपने बलबूते, अपनी सीमित समझ में, चाहे वो द हिडन हिंदू हो, चाहे वो नागा वॉरियर्स, चाहे आने वाली किताबें हों, मैं उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ें बहुत अच्छी बात है, जो ना पढ़ें, इसीलिए मेरी ज़्यादातर कहानियों पे फिल्में बन रही हैं। तो आप सीख लो, हंसते बोलते ही सीख लो, मस्ती में सीख लो, तो ऐसा। बट इनके अराउंड बहुत सारी मिस्ट्री है, और जी। उसको लेकर कोई आपका एक्सपीरियंस या कोई और ऐसी कहानी जो किताब के तरह हो? जी, मैंने कवर नहीं किया है। सेकंड पार्ट में कुछ और चीज़ें रोक के रखी हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो ये किताब 2 पार्ट में है। सेकंड पार्ट रिलीज़ होगी नवंबर-दिसंबर में इसी साल। मुझे इस बात से बहुत परेशानी है कि मेरे रीडर्स या व्यूअर्स इस चीज़ का बहुत लंबे वक्त तक इंतज़ार करें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं जल्दी जल्दी निकालता हूँ, वेट नहीं कराता हूँ। नागा साधु, अब फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। नागा साधु में रौनक भाई एक से एक पावर्स होते थे, मतलब वो अपने आप को इतना वो कर लेते थे कि वो सिद्ध कर लेते थे चीज़ों को। तो जैसे हमारे में ना कि भाई भगवान का एक फुल फॉर्म है ना। तो भूमि, गगन, वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर, तो जो इन 5 चीज़ों को सिद्ध कर ले वो भगवान कहलाता है। तो नागा साधु सारा कुछ सिद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन वो और इसके अलावा बड़ी सारी सिद्धियाँ हैं।
तो वो अलग अलग चीज़ों पे मेडिटेट करके और उसका विद्या लेके चीज़ों को सिद्ध करना सीख गए थे। जैसे एक नरसिम्हा नाम का एक नागा साधु होता था, वो लड़ने आता था तो वो अकेला चल के आता था, बिल्कुल अकेला, कोई नहीं उसके साथ। वो कई 100 लोगों से लड़ने आता था और जीत जाता था, क्योंकि वो पूरे भूत प्रेतों को सिद्ध करना सीख गया था। तो उसके इर्द गिर्द इतने सारे भूत प्रेत चलते थे जो आपको दिखते नहीं थे। तो ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हवा मैं अपने मन से हूँ फिक्शन राइटर, लेकिन ये सब फिक्शनलाइज नहीं कर रहा हूँ। फिर एक पूरा समुदाय था नागा साधु का जो पेड़ पौधों से संवाद कर पाता था। अच्छा। हाँ, एक कॉमिक्स होती थी, आई थिंक राज कॉमिक्स या तुलसी कॉमिक्स होती थी, उसमें एक किरदार था, मैं नाम भूल रहा हूँ किरदार का, जिसके बोलने पे शायद भेड़िया या कोबी कोई तो था, जिसके बोलने पे जंगल और पेड़ सब ब्रांचेस मूव होते थे। आपने वो फिल्म देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें सेकेंड या थर्ड पार्ट में जो हुआ है वो हमारे उसमें लिखा हुआ है कि पहले, आज भी हम बोलते हैं ना कि 5 बजे के बाद पौधों को मत टच करो, वो सो जाते हैं। तो आपको किसने बताया कि 5 बजे पौधे सो जाते हैं? शायद पौधों नहीं बताया होगा आपको। तो एक समय था जब आप संवाद कर पाते थे जानवरों से। एक और पूरा क्लैन रहा है नागा साधु का जो पक्षियों से संवाद कर पाता था। तो वो पक्षियों से ही सब कुछ, आज जो हम लोग फिल्मों में, पुरानी फिल्म में देखते हैं ना, कबूतर के पैर में या चील के पैर में बांध के, तो उस चील को या कबूतर को मालूम है कहाँ जाना है, दूसरी तरफ कहाँ पहुँचना है। ये पहले संवाद, वो ये बहुत लेट में हुआ है, कबूतर जा 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 पहले से ही रहे कबूतर, जा पहले से ही रहे कबूतर, पहले कहाँ जाना है वो भी पता है, उनको बता के भेजा जाता था कि जाओ। तो इस तरीके की बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सम्मोहन की शक्ति नागा साधुओं में बड़ी कमाल की रही है बहुत लंबे वक्त से। तो इस तरीके आप इन सारी चीज़ों में बिलीव भी करते हैं? जी, मेरा बहुत, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर ऑन ऑल दीज थिंग्स। और वो इसलिए नहीं क्योंकि अरे प्रणाम मैं हिंदू तो मेरे को तो, मैं तो मानूंगा ही मानूंगा बिना लॉजिक के। जैसे भी बोलते बोलते बात निकली ना कि भगवान का फुल फॉर्म ये होता है, तो इस पर कोई दो राय नहीं कि हम लॉजिकल लोग रहे हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने समय तक जली उस समय, तो मुझे लगता है कि वो भारत देश का या हिंदुओं का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का आज तक का किया हुआ सबसे बड़ा नुकसान है। तो अब हमारे पास ना उसके जले और उड़ गए हुए पन्ने बच गए हैं जिसमें आधे आधे लाइंस लिखे हुए हैं जो हमको ये बताते कि ऐसा करो, लेकिन वो जो आदत जल गया ना वो था कि क्यों करो। तो वो लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इज लॉस्ट। बट वही बात है ना, अभी जैसे आपने वोट दिया था, हाँ जी, तो आपके उंगली में अभी एक निशान है ना, महीने भर बाद, 1.5 महीने भर बाद वो निशान नहीं रहेगा। पर जब वो निशान मिट जाएगा ना, तो भी द फैक्ट विल रिमेन कि आपने वोट दिया था। तो हमारी बहुत सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस और वाई वी डिड व्हाट वी डिड के वो निशान मिट गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब चीज़ इलॉजिकल। तो हाँ, मैं पुनर्जन्म को मानता हूँ, मैं इस तरीके की शक्तियों को मानता हूँ। और डेस्टिनी पे भी मानते हो आप? जी, डेस्टिनी पे मानता नहीं था, लेकिन बहुत समय बाद अभी 1-2 बड़े इंटरेस्टिंग वाक़या हो गए मेरे साथ। तो मैं अपना हाथ, अपना माथा, और ये मैं अभी 1-2 जगह बताया उन लोगों को कि मैं अपना हाथ, अपना माथा दिखाना पसंद नहीं करता। मेरा मानना है कि डेस्टिनी है तो जो लिखा है वो होगा। आप सोचिए कि अगर आज की डेट में मेरे को पता चल जाए कि मैं 3 महीने बाद मैं जा रहा हूँ मेरे राम से मिलने, है ना, तो फिर मैं अभी 3 महीने बुक का प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं अपना कर्म करना छोड़ दूंगा ना, क्योंकि मुझे बता दिया जाएगा कि अरे 3 महीने, तो मैं सोचूंगा कि अपने लोगों के साथ समय बिता लो, अब तो क्या ही कर सकते हैं। इसलिए ये जान लेना कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। और डेस्टिनी में मैं इसलिए मानने लग गया, पहले डेस्टिनी तो मैं मानता ही था, लेकिन ये सब चीज़ों पे मेरा विश्वास तब बढ़ा, अभी मैं किसी के घर पे डिनर पे इनवाइटेड था। अब मुझे लगा था कि वो परिवार और मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला रखा था। अब जब आप वहाँ हैं तो आपको सबको अटेंड करना है, तो मैं सबको अटेंड कर रहा था। उसमें कोई पंडित जी थे और डिनर टेबल पे वो बिल्कुल अक्रॉस द टेबल मेरे सामने बैठे थे और बोले मैं अक्षत जी के बारे में बताऊँगा। मैं बोला बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। लेकिन बाकी सब लोगों को मज़ा आ रहा था, बोले बताइए बताइए, तो हम बीच में फंस गए थे। तो जब वो बोलना चालू किया तो आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड कि अब कुछ तो भी देंगे, वही सब कि ये आदमी मेहनत बहुत करता है, जेनेरिक। हाँ, लेकिन इसको उसका फल नहीं मिलता। हर आदमी को यही लगता है कि हाँ यार मैं मेहनत बहुत करता हूँ। ऐसे ना न्यूज़पेपर में भी हॉरोस्कोप में आता है, हाँ। जो मकर में है वो 2 दिन बाद मीन में आ जाएगा, जो मीन का होता है वो 3 दिन बाद वृश्चिक का आ जाएगा। हाँ। तो वही होता है, वो मोर और लेस सेट है, हाँ। तो चेंज करते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। हाँ, गर्मी से लू लग सकती है, तबीयत खराब हो सकती है। यही तो वृश्चिक का था 3 दिन पहले।
होता है। पर उन्होंने कुछ बताया इंटरेस्टिंग फिर? हाँ, तो मैं बिल्कुल अनइंटरेस्टेड सुनना पड़ रहा था, तो मैं सुन रहा था। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आपके कुछ पहले जन्म हो चुके हैं इंसानी, और भी हुए हैं, लेकिन इंसानी भी एक से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें से एक जन्म में आप ब्राह्मण योनि में पैदा हुए थे, और आपको जब मारा गया था तो आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, काट दिया गया था आपको। आपका आधा शरीर उन लोग को कभी नहीं मिला, आपके परिजनों को। अरे बाप रे। और आपके बच्चा जो आधा शरीर उनका आपका मिला था, उसको डाल के उन्होंने आपका अंतिम संस्कार कर दिया। नाउ दिस मैन, इनको कुछ नहीं मालूम है कि मैं इस जन्म में कौन हूँ। मतलब ये मालूम है कि अक्षत गुप्ता है, इंटरनेट और पर ये दिखता है, पिछले ही किताबें जन्म का लिखता बताया उन्होंने, एग्जैक्ट पिछले है। जन्म? नहीं, एग्जैक्ट पिछले जन्म नहीं, उन्होंने ये पहले का स्पेसिफाई बताया। नहीं किया। अच्छा, ठीक है। उन्होंने आपके एक जन्म में ऐसा हुआ है, और मैं पूछना नहीं चाह रहा था, तो मैंने ये पूछा ही नहीं कि आप पिछले जन्म की बात कर रहे हो और पुराने की बात। हाँ। अब उनको ये नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन है, क्योंकि मैंने बोला नहीं कभी। सच में उनको नहीं मालूम। अब इसका बैक स्टोरी सुनिए। ये तो इन्होंने बता दिया मेरा मुंह देख के, तो आप बोलेंगे ना हाँ, तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे। रौनक भाई, मेरी इस जीवन का ये सत्य है कि मेरे माता पिता लव मैरिड हैं। मेरा सरनेम गुप्ता है, तो पिता का तो वही रहा है। मेरी माँ उच्च कोटि ब्राह्मण है, उनकी लव मैरिज है, और बचपन से मजाक में मेरे को घर में भी बोला गया है, सब लोगों ने बोला कि तू आधा ब्राह्मण है, तू आधा ब्राह्मण है। और जब इतनी समझ नहीं आई थी कि ये सब कम, आप एक एज में होते हैं ना, यंग होते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरे को तंग मत करो, मैं श्राप दूंगा 2 पैर तोड़ने का, आधा ब्राह्मण हूँ, एक तो टूट ही जाएगा तुम्हारा। और अब ये अनजान आदमी मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारे आधे शरीर का अंत्येष्टि हुआ था और तुम ब्राह्मण थे। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो लगेगा कि फिर ये इत्तेफाक नहीं लगता जो बंदा बोल रहा है, फिर लगता है कि अरे यार, मैं सच में मैं आधा ब्राह्मण हूँ, मेरे आधे शरीर का वो हुआ था। एक और ऐसे ही मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने एक जन्म में महिला थे, और घर से अस्पताल के रास्ते में तुम्हारा देहांत हो गया था। नॉर्मल बात है, कईयों का होता है, आज भी होता है। मुझे ना पुलिस के सायरन से, फायर ब्रिगेड के सायरन से कभी मुझे घबराहट नहीं होती। मुझे बचपन से एम्बुलेंस के सायरन से एक फोबिया बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। थोड़ी देर मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं जो सोच रहा था, मैं जो बोल रहा था, मेरा सब लिंक टूट जाता है। ये आई हैव नेवर स्पोकन टू एनीबडी, नॉट इवन माई पेरेंट्स। मतलब मेरे पेरेंट्स ये सब अब इस बार के जो सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें उनको पता चलेगा कि ऐसा है। और एक अनजान आदमी आ रहा है, मैंने अपने आप से बात नहीं की कि क्यों होता है, और वो बोल रहा है कि आप घर से अस्पताल के रास्ते में आपका देहांत हो। तो देन यू आर कंपेल्ड टू बिलीव कि भाई डेस्टिनी नहीं होती तो मेरी जो हालत हो गई थी 2014 में, उसके बाद आज जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वो आप अकेले अपने बलबूते अपनी मेहनत से नहीं पहुँच सकते। ये बोलना बड़ा आसान है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि एनीबडी एंड एवरीबडी हु सेज कि मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ अपने दम पे पहुँचा हूँ, या द क्रेडिट गोज टू मी एंड ओनली मी, वो झूठ बोल रहा है। आपके और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो कहीं भी पहुँचे हैं इसलिए क्योंकि हम बहुतों के कंधे पे सवार हैं। हमारे मेंटर्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे जीवन साथी हमको वो करने की छूट देते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो उन लोग का बहुत बड़ा योगदान जी। तो डेस्टिनी तो है। चप्पल आपने निकाला, ऐसे कंफर्टेबली बैठना पसंद करते हैं आप जनरली? जी, मुझे ठीक है, बंद लगता है। ठीक है, अच्छा है। चप्पल निकाल के कोई बैठता है तो मुझे ये कंफर्म होता है कि वो आदमी अभी जल्दी भागेगा नहीं। इसका एक और मतलब हो सकता है। वो मैं नहीं, ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ ना मैं। नहीं बिल्कुल। तो मैं वो मतलब नहीं निकालूंगा। परफेक्ट जी। आपने अपनी किताब में 7 चिरंजीवियों के बारे में लिखा है, और हनुमान जी के बारे में जो मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं, क्या वो अभी भी जीवित हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है इस बारे में? 7 चिरंजीव, देखिए एक शब्द है माइथोलॉजी, है ना, तो इस शब्द से अग्री करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता। सो माइथोलॉजी है या देश का इतिहास है, या क्या बोलेंगे उसको? राइट वर्ड क्या है उसके लिए? मेरे लिए तो सत्यालॉजी। सत्यालॉजी, ओके जी। अगर आप इसको मिथ्या मानेंगे, मिथ और मिथ्या से माइथोलॉजी शब्द बना है, और मिथ्या मतलब ही कल्पना है, कहानी है, और सत्यता उसमें जीरो हो जाती है। ठीक है। तो अगर मैं प्राउडली ये कहता हूँ कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में वहाँ आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। तो अगर मैं प्राउडली ये कह रहा हूँ कि प्रणाम मैं हिंदू हूँ, तो फिर मैं अपने पूर्वजों की गाथाओं पे
की सत्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, है ना। आपने कभी सुना है इस्लामिक माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जैनिज्म माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी? नहीं सुना, नहीं सुना। सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है हम लोगों ने। तो क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जब पुराण बहुत पुराना हो जाता है ना, तो उसको हम मिथ्या मानने लग जाते हैं। व्हेन हिस्ट्री बिकम्स हिस्ट्री यू स्टार्ट कॉलिंग इट माइथोलॉजी, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो अभी हम बोल रहे थे कि आपके उंगली से अगर वोटिंग का निशान हट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वोट नहीं दिया था, वोट तो दिया था। मतलब वो बोलते हैं ना, खुदा गवाह है जी कि हम तो आपके पहले से भी थे और आपके बाद भी रहेंगे, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता। करेक्ट। तो जी मैं इसको बिल्कुल सत्यलॉजी मानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो विद टाइम हम लोगों को इस तरीके से चैनलाइज कर दिया गया है और सिस्टमेटिकली चेंज करने के लिए इतनी मेहनत की गई है कि आप देखिए ना कि मेरा ऐसा मानना है कि जब पहली बार यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री से लोग आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पे देखा होगा कि गुरुकुल में बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक बोल रहे हैं और उसके बाद अर्थात के बाद उसका मतलब भी बोल रहे हैं, लिखना तो आता ही है। तो उन्होंने कंपेयर किया होगा खुद के बच्चों ऑफ द सेम एज, तो उनको समझ में आया होगा कि यार वो लोग तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग सीख रहे हैं। उसी उम्र का यहाँ का बच्चा तो पता नहीं क्या कर ले रहा है। तो अब आप दो ही तरीके से अपनी लाइन बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी लाइन मेहनत करके लंबी खींच लीजिए या सामने वाले की या छोटी कर दीजिए। तो फिर हमको धीरे धीरे समझाना शुरू किया गया होगा कि भाई मॉडर्न मतलब हम, तुम लोग नालायक हो। कुछ लोगों को वो बात, नालायकों को बात समझ में भी आ गई कि हाँ हम नालायक हैं। तो फिर ये जो पद्धति चली ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश आना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इंग्लिश इन ऑर्डर टू स्टैंड इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड प्रूव योर सेल्फ। उस पर कोई दो मत नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। पर रौनक भाई ये कहाँ लिखा है कि आपको ABCD सीखने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ही सीखना है? ये सिस्टमेटिकली ये सिखाते सिखाते आपको जी फॉर गॉड सिखा गए। आज भी मैं भी छींकूंगा तो आपके मुंह से निकले गॉड ब्लेस यू। तो अगर आपको ABCD सिखाना है वहाँ खड़ा करने के लिए, तो आप ए फॉर अग्नि सिखाइए, ए फॉर अम्बा, अंबिका, अम्बालिका सिखाइए। मुस्लिम है तो ए फॉर अल्लाह सिखाइए। आप कोई भी धर्म मानते हैं तो बी फॉर बिलीव सिखाइए। आप कोई भी कल्चर मानते हैं तो सी फॉर कल्चर सिखाइए। डी फॉर धर्म हो सकता है, डी फॉर डॉग तो सीख ही जाएगा मेरा बच्चा। और ये क्यों हो रहा है कि नहीं, बच्चों को दिखता है ना, वो एप्पल दिखा के समझा, मेरे बच्चे को नहीं देख के सीखना है, उसको उससे बेहतर आता था पहले भी। इसीलिए आज की डेट में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हर जगह हम शीर्ष नेतृत्व पे बैठ जाते हैं जाके, गूगल हो, फेसबुक हो, ये हो वो। क्यों? हम हैं लायक उसके, कैसे आप इनकार करेंगे? तो प्रूवन है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वैसे ही सिखाते सिखाते आप ई फॉर एलिफेंट सिखाना है ना आपको, ई फॉर एक दंत सिखा दीजिए ना बच्चे को, तो बच्चा पूछेगा एक दंत मतलब, तो आप गणेश जी की कहानी सुना देना, उसको याद हो जाएगी। एफ फॉर फैन सिखा रहे हो आप, मेरे बच्चे को फैन बनाना है, वो इंजीनियरिंग क्लास में जाएगा तो फैन सीख जाएगा ना, अगर बनाना भी है तो। आप एफ फॉर फेथ सिखाइए उसको। जी फॉर गॉड सिखाना है, आपका गॉड जीसस नहीं है जब तक आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तब तक तो जी फॉर गणेश सिखाइए। आप सिख हैं तो जी फॉर गुरु नानक सिखाइए। तो ऐसे तो पूरा है। एस फॉर स्नेक सिखाना है तो एस फॉर शेषनाग सिखाइए। तो फिर बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, तो आप बताएंगे कि 4 युग जब खत्म होता है ना बेटा, तो उसके बाद जब प्रलय आता है, जो शिव लाते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो जो चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ शेष रह जाती हैं, उसमें एक स्नेक होता है, उसको हमारे कल्चर में शेषनाग कहते हैं। तो आपके कल्चर के बारे में वहीं से तो सीखेगा, आप क्या सिखा रहे हैं उसको कल्चर। तो खैर वो मेरा दूसरा साइड है। कमिंग बैक टू हनुमान जी, सॉरी प्लीज प्लीज। तो मैं थोड़ा विषयांतर हो गया, मैं भटक गया अपने इमोशंस में। नहीं, ये भूमिका बांधना भी जरूरी है। जी,